नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों में। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ अल्ताज खान। अगले 10 मिनट में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बैन करने पर भड़के ओवैसी। पूछा, गॉडसे की फिल्म पर भी बैन लगाएगी क्या सरकार? जावेद अख्तर ने कोर्ट के समन के खिलाफ दायर की अपील। आरएसएस की तालिबान से बीते दिनों की थी तुलना। 3 जजों की बेंच करेगी कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई। सीजीआई बोले जल्द मिलेगी तारीख, बच्चों की पढ़ाई हो रही है खराब। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां ने एक्टर की दूसरी पत्नी के खिलाफ दर्ज कराई महाराष्ट्र में एफआईआर। संपत्ति पर कब्जा करने का लगाया आरोप। भारत से भागकर चीन को मालामाल कर रहे हैं विदेशी निवेशक। अब तक विदेशी निवेशकों से 15,000 करोड़ रुपए का भारत को हुआ नुकसान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, दावे बड़े बड़े किए लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। बेरोजगारी के मुद्दे को फिर से किया बुलंद। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों पर लगेगा एनएसए। योगी सरकार ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा सियासी दाव। प्रकाश अंबेडकर से मिलाया हाथ, भाजपा के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। मोदी सरकार ने लद्दाख के लोगों को दिया धोखा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। नागालैंड की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। नीतीश कुमार ने किया ऐलान। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए बड़ा ऐलान आज यूपी में किया है। ये ऐलान इतना बड़ा है कि हजारों लाखों छात्रों की नींद उड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़े जाने पर एनएसए उन छात्रों पर लगेगा। साथ ही नकल करने वाले, इसमें मदद करने वाले शिक्षक या अन्य के शामिल होने पर उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। योगी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने आगामी विधानसभा चुनाव में नागालैंड में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेडीयू नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 में 20 से 22 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू की नजर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने पर है। नागालैंड की 7 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 2 मार्च को होगी। उल्लेखनीय है कि 2018 के नागालैंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 4.6% वोट शेयर हासिल करने में सफल रही और नागालैंड विधानसभा सीट नागालैंड विधानसभा में केवल 1 सीट पर जीत हासिल की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2022 के गोधरा दंगों पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को मोदी सरकार द्वारा बैन करने पर मोदी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे की जीवन पर बनी फिल्म को भी बैन भारत में कर देंगे। डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बाद से कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। आगे ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ब्रिटिश कानूनों के आधार पर भारत में ट्विटर और यूट्यूब पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया है। हम मोदी से पूछते हैं कि क्या अंतरिक्ष या आसमान से किसी ने गुजरात दंगों में लोगों को मारा? उन्होंने आगे सत्तारूढ़ सरकार के नेताओं से गॉडसे पर उनकी राय के बारे में पूछा है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां मेहरुन्निसा सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दूसरी पत्नी जैनब के खिलाफ एफआईआर महाराष्ट्र में दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जैनब जिस बंगले में गई थी वहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां पहले से रहती है और उनके साथ उनकी बहस हो गई। इस मामले में बरसोबा पुलिस ने जैनब को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द नई बेंच गठन करने का भरोसा दिया है। कोर्ट में 2 जजों के बीच एकमत न होने के चलते मामले की सुनवाई अब 3 जजों की बेंच में होगी।
वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि 1 साल हो चुका है और लड़कियां क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हैं, इसलिए मामले पर जल्द 3 जजों की बेंच गठित की जाए और फैसला सुनाया जाए कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर जा सकती हैं या फिर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा है कि हम इस पर जल्दी फैसला सुनाएंगे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई इससे खराब हो रही है। भले ही भारत का शेयर मार्केट 61,000 के आसपास कारोबार कर रहा हो, लेकिन विदेशी निवेशकों का रुख भारत के खिलाफ है। साल 2022 के बाद अब साल 2023 की शुरुआत में विदेशी निवेशकों ने भारत को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2023 की शुरुआती महीनों में विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत के शेयर बाजार से निकाल रहे हैं। जनवरी के महीने में अब तक विदेशी निवेशक 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुके हैं। जानकारों की माने तो भारतीय शेयर बाजार में डोमेस्टिक रिटेल निवेशकों की वजह से बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। दूसरी ओर विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर से चीन और हांगकांग जैसे बाजारों की ओर रुख कर दिया है। जानकारों की माने तो विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकालकर 50% चीन और हांगकांग के बाजारों में शिफ्ट कर दिया है, जो भारत सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद करते हैं, हमने इतने मार दिए लेकिन प्रमाण उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। आपको बता दें कि उरी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। इसके अलावा पुलवामा अटैक के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया गया था। केंद्र की मोदी सरकार इसे अपनी बड़ी कामयाबी मानती है। मोदी सरकार मानती है कि सर्जिकल स्ट्राइक से उसने लगभग 300 से 400 आतंकवादियों को मारा था, लेकिन विपक्ष लगातार इसकी आलोचना करता रहता है और कहता रहता है कि मोदी सरकार ने जब 300-400 आतंकवादियों को एयर स्ट्राइक में मार दिया तो इसके सबूत मोदी सरकार क्यों नहीं देती है। शिवसेना में टूट फूट के बाद उद्धव ठाकरे फिर से खुद को मजबूत करने की कोशिश में हैं। बीएमसी चुनाव से पहले उन्होंने प्रकाश अंबेडकर से हाथ महाराष्ट्र में मिलाया है। वंचित बहुजन अखाड़ी के साथ तालमेल की घोषणा खुद उद्धव ठाकरे ने की है। महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा घटनाक्रम है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश के साथ उद्धव की जुगलबंदी की बात पर 2 महीनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन इस पर मोहर अब लगी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि कांग्रेस और एनसीपी इस नए गठजोड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर नहीं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के सतवारी चौक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे हर प्रदेश में कुछ ना कुछ नया सीखने को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला है। गांधी ने कहा कि किसानों, महिलाओं और श्रमिकों ने मुझसे अपने दिल की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि देश की नीतियों पर वाज की जीएसटी और नोटबंदी से छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है और छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया है, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई भी चिंता नहीं है। दूसरी तरफ मोदी सरकार नौकरी खत्म कर रही है और सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है, जिससे देश के लोग की नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो ये बड़े हमले जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर बोले हैं। मध्य प्रदेश में 20 जनवरी को हुए 19 नगरीय निकायों का चुनाव परिणाम की घोषणा हो चुकी है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई काउंटिंग लगभग 1 बजे खत्म हुई है। अंतिम परिणाम में 19 निकायों में से बीजेपी को 11, कांग्रेस को 8 निकायों में जीत मिली है। 5 जिलों की 19 निकायों में 20 जनवरी को 67% वोट डाले गए थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गृहनगर रघौगढ़ नगर पालिका के 24 वार्डों में से 16 पर कांग्रेस जीती, तो वहीं 8 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। इसके साथ ही पीथमपुर नगर पालिका में भी कांग्रेस विजय रही और भाजपा को झटका दिया। यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है। मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार में जिन मंत्रियों की उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी छुट्टी हो सकती है। मोदी सरकार में 75 साल की उम्र को आधार माना गया है। वर्तमान समय में 10 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 70 साल पार कर चुकी है और ये मंत्री मोदी के मंत्रिमंडल से हटाए जाएंगे। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर अपने बयानों को चलते हर समय विवादों में रहते हैं।
वहीं आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी, जिसके चलते मुंबई की एक अदालत ने उन्हें नोटिस भेजा था। अब जावेद अख्तर ने कोर्ट के समन के खिलाफ अपील दायर की है। दरअसल आपको बता दें कि इस समन के मुताबिक जावेद अख्तर को 6 फरवरी को अदालत में हाजिर होना था, लेकिन 6 फरवरी से पहले ही जावेद अख्तर ने इस पर रोक लगाने की मांग की है।